थैंक यू कॉमरेड चेयर। कॉमरेड्स, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चीनी इनकलाब ना सिर्फ 1949 का इनकलाब जो कि इसके साथ साथ जो पहला चीनी इनकलाब था 1925 का, इन दोनों के हवाले से हम आज के इस सेशन में डिस्कशन करेंगे और इससे जुड़े जो बहुत सारे नज़रियाती पहलू हैं जिसमें स्टालिनिज़म की डिस्कशन है, जिसमें फिर माओइज़म की राइज़ है और माओइज़म का बतौर एक पॉलिटिकल टेंडेंसी के तौर पे उसका एक चाइना के रेवोल्यूशन को लीड करते हुए एक सक्सेसफुल एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का क़याम है। और उसके साथ साथ फिर ट्रॉट्स्की और लेफ्ट अपोजिशन की जो स्टालिनिस्ट डीजनरेशन थी कॉमिंटर्न की, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की, उसके हवाले से हम इसमें सारे सेशन में डिस्कस करेंगे। और उससे बढ़ के ख़ास तौर पे आज जब एक कम्युनिस्ट चीन माजी का एक दुनिया की साम्राज्यी ताकत के तौर पे अपना बहुत सारी जगहों पे अपना एक्सपेंशनिस्ट एम्स को परसू कर रहा है, और एक उसके साथ साथ जो चीन के अंदर एक जो तबकाती जिद्दोजहद का लावा उभर रहा है जो कि फटने को बेताब है, और उस हवाले से जो चीनी मेहनत के तबके की जो ट्रेडिशंस हैं, इनकलाबी रवायात हैं, उनसे ख़ुद को आशना करने के लिए और मुस्तकबिल की तहरीकों के लिए ख़ुद को तैयार करने के लिए मैं समझता हूँ कि जो इनकलाब चीन है 1949 का और उसके साथ साथ जो 1925 और 27 का रेवोल्यूशन था, मैं समझता हूँ उसमें हमारे लिए, मार्क्सिस्टों के लिए और आज की नई नस्ल के लिए सीखने को बहुत सारा मवाद मौजूद है, जिसमें से हम कोशिश करूँगा मैं कि मुख्तसर से टाइम में जितना हो सके एक्सप्लेन करूँ, लेकिन उसके साथ साथ कॉमेंट्स इसके हवाले से जो हमारे उस्तादों ने लिखा है और जो इसके हवाले से जो मार्क्सिस्ट लिटरेचर मौजूद है उससे उसको पढ़ना और उससे ख़ुद को आम करना मैं समझता हूँ कि हर कॉमेंट की बहुत ज़्यादा उसके लिए लाजमी है। तो कॉमेंट चलते हैं चीन के इनकलाब की तरफ। तो कॉमेंट इनकलाब से पहले अगर हम चीन के उस वक़्त के थोड़े से मुख्तसर हालात का जायज़ा ले लें और उधर क्या प्रॉब्लम्स मौजूद थे, कौन सी पार्टियाँ मौजूद थीं, कौन कौन सी पॉलिटिकल टेंडेंसीज़ मौजूद थीं और वो किस तरीके से वो प्ले कर रही थी, और एक ओवरऑल क्लास बैलेंस ऑफ फोर्सेस क्या था, इसमें इंपीरियलिज्म का क्या किरदार था। तो बेसिकली कॉमेंट्स 1949 के रेवोल्यूशन से पहले चीन अगर आज के मुकाबले में बात की जाए और आज के पाकिस्तान के मुकाबले में बात की जाए या आज की किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के मुकाबले में बात की जाए तो इंतहाई एक बैकवर्ड कंट्री था, बहुत शदीद पसमानदगी में जो है वो लिथड़ा हुआ जिसे हम कहें, तो वो एक ऐसा मुल्क है जो कि एक बहुत वास्ट एक जियोग्राफी में जो है वो फैला हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे रिसोर्सेज भी वो रखता था, इसमें एग्रीकल्चर रिसोर्सेज तो दीगर रिसोर्सेज भी थे, लेकिन इसके बावजूद वो एक इंतहाई एक पसमानदा एक मुल्क था जिसमें अभी बहुत सारी जो माजी की बाकियात थी, जो फ्यूडल सेमी फ्यूडल रिमेन्स थी, जो जागीरदारी नीम जागीरदारी की बाकियात थी, और बहुत सारे सवालात ऐसे जो कि सरमायादारी जब उधर पहुंची उसमें हल तलब थे, वो वैसे ही सुलग रहे थे 1949 से पहले। जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले वो एक जो साम्राज्यी मुदाखलत थी चीन के अंदर। चीन कॉमेंट अगर बात की जाए 49 से पहले कोई एक सच एक होल सोल किसी इंपीरियलिस्ट पावर की कॉलोनी तो नहीं रहा, जिस तरह ब्रिटिश जो इंडिया था जो कि ब्रिटिश राज की एक कॉलोनी थी, फॉर्मर जो एक कॉलोनी थी। चीन इस तरह से उधर एक कॉलोनी तो किसी भी इंपीरियलिस्ट पावर की नहीं रहा, लेकिन उसमें बहुत सारी इंपीरियलिस्ट पावर्स की एक इंटरवेंशन, ख़ास तौर पे जो फॉरेन कैपिटल था, जो बैरूनी जो सरमाया था उसकी शक्ल में, और उनकी जो है वो मिलिट्री और सीक्रेट पुलिस की शक्ल में उसके अंदर चीन के अंदर बहुत बड़ी हद तक उसमें एक इंटरवेंशन मौजूद थी, ख़ासतौर पे ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की, बरतानवी साम्राज्य की और अमेरिकी साम्राज्य की। इसके साथ साथ जो है वो किसी हद तक जो इटालियन इंपीरियलिज्म था और जो फ्रेंच इंपीरियलिज्म था उनकी भी बहुत हद तक इसमें मुदाखलत शामिल थे। इसका अगर पैरेलल बात की जाए तो दूसरी तरफ जो जापानीज़ इंपीरियलिज्म था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले का, उसके साथ एक चीनी जो उभरते जो एक हम कहेंगे जो बुर्जवाजी थी, और उसके पैरेलल जो उसके पीछे बैकर्स थे जो यूएस इंपीरियलिस्ट था और जो ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट था, उनके साथ एक कंट्राडिक्शन मौजूद था और एक कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल पिछले एक लंबे अरसे से, ख़ास तौर पे 25 से लेकर 49 तक मुसलसल एक जापानीज़ इंपीरियलिज्म की शक्ल में वो भी अपना एक किसी न किसी हद तक रोल प्ले कर रहा था। कॉमेंट आवाज़ आ रही है पीछे? तो उस हवाले से कॉमेंट्स तो ये एक, और उसके साथ साथ अगर हम बात की जाए तो चीन का जो पहला इनकलाब था कॉमेंट, वो जो पहला, अगर हम उसे बूर्जवा रेवोल्यूशन की बात की जाए
तो 1911 में इनकलाब। तो उससे पहले एक इंपीरियल चाइना एग्जिस्ट करता, जहाँ बादशाहत थी, चिंग डायनेस्टी एक थी जो कि पूरे चीन पे जो है वो हुक्मरानी करती थी, जिसकी राया में है जो बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो पिजेंट्री, किसान बतौर एक तबका जो है वो मौजूद थे। उसके साथ जो पुरानी अरिस्टोक्रेसी थी और जो मॉडर्न जो लैंड लॉर्ड्स थे, जो कि सो कॉल्ड लैंड रिफॉर्म्स की गई थी, उसके जरिए उसके नतीजे में जो है वो उभरे थे। और उसके साथ साथ जो फॉरेन कैपिटल जब चीन के अंदर आना शुरू हुआ इंपीरियलिज्म के जरिए, एक साम्राज्यी ताकत के बलबूते पे, तो उसकी मदद से उधर एक बुर्जुबाजी का, ये एक सरमायादार तबके का भी जन्म होता वहाँ में नजर आता। और ये बात है जो 20वीं सदी के आगाज़ की। और अगर 20वीं सदी की पहली दहाई की बात की जाए तो चीन के अंदर अगर संती प्रोलतारिया की बात की जाए तो पहली दहाई के इख्तिताम तक जो है वो ना होने के बराबर था। चंद बड़े शहरों को छोड़ के बाकी जो है वो बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियल जो प्रोलिटेरिएट है, जो संती प्रोलतारिया है, वो मौजूद नहीं था। लेकिन जो 20वीं सदी का दूसरा अशरा था, जो 1910 से लेके जो है 1920 तक आते आते बड़ी तेजी से जो फॉरेन कैपिटल आया, जो मंडी के ऊपर जो है वो एक साम्राज्यी ताकतों के जरिए से जो कैप्चर करने की कोशिशें की गई, तो उसने चीन की जो सूरत हाल थी, जो उसका जो पॉलिटिकल लैंडस्केप था, उसे मुकम्मल तौर पे तब्दील करके रख दिया था। जहां एक तरफ जो है वो एक नई जो है वो एक नौजायदा सरमायादार तबके का जन्म हो रहा था, और उसके साथ साथ जो है वो संती प्रोलतारिया भी जो है वो तारीख के चीन के समाज में जो है वो पहली बार जो है वो सतह पे उभर कर सामने आया। और जैसे कि कॉमेंट्स हमने रूस के इनकलाब के हवाले से भी डिस्कशन करते हैं कि जहाँ जो एक अनइवन डेवलपमेंट है, जहाँ वो कंट्रीज जहाँ जो है वो बिलेटेड जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज है, पसमानदा सरमायादाराना ममालिक हैं, जहाँ सरमायादाराना इनकलाबात, इनकलाब फ्रांस और जो बरतानिया के इनकलाब उसकी शक्ल में नहीं हुए, और जहाँ सरमायादारी बतौर जो है वो एक साम्राज्यी औजार के जरिए जो है वो ऊपर से मुसल्लत की गई है, तो उस उधर हम देखते हैं कि एक अनइवन डेवलपमेंट की वजह से जहाँ बड़ी तेजी से जो समाजी रिश्ते हैं, जो सरमायादाराना रिश्ते जब आते हैं और माजी के ऊपर ही जो माजी के जो जागीरदारी और नीम जागीरदारी और जो है वो एक एशियाटिक डेस्पोटिज्म के जो एक टोटलिटेरियन जो मुतलकल अनानियत थी उसके ऊपर मुसल्लत होते थे, एक अमलगम सा बन जाता है, एक मलहूबा सा बनकर सामने आ जाता है। और बजाय वो किसी मसले को हल करने के, वो जो उस समाज के जो कंट्राडिक्शंस होते हैं, जिसमें जो है वो किसानों का मसला है, जिसमें डेमोक्रेटिक राइट्स का मसला है, जहाँ जो है वो नेशनल यूनिफिकेशन का जो कौमी वहदत का सवाल है वो सर उठाता है, तो उनको हल करने के बजाय उनको मजीद शार्पन करने का, उनको मजीद गहरा करने का, उस इस्तेसाल को, उस जबर को ज़्यादा नंगा करने का जो है वो बाइस बनता है। और यही सूरत हाल हमें चीन में नजर आती है। लेकिन उसके पैरेलल जो इंडस्ट्री उसकी मदद से आती है, तो उसकी वजह से जहाँ एक प्रोलतारिया के एक अगर जियोग्राफी के हवाले से देखा जाए तो ज़्यादा नहीं सी, लेकिन उसकी एक बहुत रैपिड डेवलपमेंट और ख़ास तौर पे चंद मखसूस शहरों में उसकी जो कंसंट्रेशन हमें बनती हुई नज़र आती है। इस तरह हम रूस के बारे में बात करते हैं कि रूस में जो पेट्रोग्राड था और जो मॉस्को था, जो सेंट पीटर्सबर्ग जिसे आज कहते हैं, जो यहाँ जो मॉस्को है, उधर एक बड़े पैमाने पे अगर मेहनत के तबके की संती प्रोलतारिया की और प्रोलिटेरिएट की बात की जाए तो उसका जो अगर जो बाकी ओवरऑल पॉपुलेशन के मुकाबले उसका हुजम देखा जाए तो इन दो शहरों में सबसे ज़्यादा मौजूद था। और यह बिल्कुल चीन की सूरत हाल थी, और जिसमें जो है शंघाई में, ग्वांगडोंग में, नानजिंग में और चंद एक शहरों में जो है बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो संती प्रोलतारिया की जो कंसंट्रेशन है जो मेनली हमें इन तीन शहरों में नजर आती है। और बाकी जितना सारे के सारा चाइना वो उसी जो है माजी की जो पेजेंट रिलेशंस थे, जो लैंडलॉर्डिज्म, जो एक लैंडलॉर्डिज्म था या जो सेमी फ्यूडल रिलेशंस थे, उन्हीं की जकड़बंदियों में डूबा हुआ था। और कॉमर्स ये बैकग्राउंड बताने का मतलब ये कि जो आगे आने वाले जो इवेंट्स हैं उनकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो सारे कॉमर्स जो है वो हासिल कर सकें। तो ये कॉमर्स सूरत हाल थी चीन के हवाले से, जहाँ 1949 के इनकलाब से पहले। और इसी सारे अरसे में जो पहला इनकलाब होता है 1911 का, और जिसे हम चीन का पहला बुर्जुआ डेमोक्रेटिक या पहला सरमायादाराना या जमहूरी इनकलाब कहते हैं, और उसके नतीजे में एक पार्टी बनती है कुमिंटांग, जिसका जो लीडर था, जो एक आइडियोलॉग था और एक जिसे एक पोलिटिकल फिलोसफर कहते हैं, उसका नाम था सन यात सेन। और उसकी क़यादत में जो है वो एक बुर्जुआ रेवोल्यूशन होता है, जिसमें चिंग डायनेस्टी को, जो चिंग बादशाहत थी, उसका खात्मा किया जाता है, और चीन एक तारीख में जो है वो अगले सफ़र की जो है वो जानिब जो है वो रवा दवा होता है। तो ये बेसिकली कॉमर्स सारा बैकग्राउंड था जिसमें 1949 में चीन का इनकलाब होता है। और इसके अगर हम पीछे जाएं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बात करें, अगर हम चीनी इनकलाब के इवेंट्स को डिस्कस करना शुरू करें, बहुत इंपॉर्टेंट और हैरान कर देने वाले वाक़यात हैं चीन के इनकलाब के, कि किस तरीके से
एक वो खिता जिसे साम्राज्य अपना जो है वो एक उनका बीस्ट बर्डन थे, जो कि साम्राज्य के जहाँ एक तरफ उसकी एक इस्तेसाल का शिकार थे, बल्कि उसकी जो इम्पीरियलिस्ट इंटरवेंशंस थी और जो इम्पीरियलिस्ट उसके जो एम्स और एम्बिशंस थे उसके लिए जो है वो कैनन फोडर का जो है वो काम करते थे। तो इस सारी सूरत हाल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो है वो चीन का और जापान का एक जर्नल एक कॉन्फ्लिक्ट मौजूद था, और जापान एक दुनिया की बड़ी साम्राज्य ताकत के तौर पे देखा जाता था। और जब दूसरी आलमी जंग का आगाज़ होता है तो मेनली जो धड़े उभरते हैं तो एक तरफ जापान था और दूसरी तरफ हमें एलाइड फोर्सेज जिनकी क़यादत जो है वो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म और जो यूएस इंपीरियलिज्म मेनली करते हुए नजर आते हैं। तो चीन के अंदर भी जो सारे के सारा पिछला माजी का कॉन्फ्लिक्ट था वो ज़्यादा इस सारे अरसे में शार्पन हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है वो एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया गया कुमिंटांग की जानिब से, और जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी थी उसके एक, ताकि इस इम्पीरियलिस्ट एग्रेशन का जो है वो मुकाबला किया जा सके। लेकिन इस सारे अरसे में गो के ये एक पॉपुलर एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया गया था जिसमें जो है वो कम्युनिस्ट एक जो फॉरेन इम्पीरियलिस्ट पावर है उसके खिलाफ जो है वो, और कम्युनिस्ट और जो दूसरे जो कुमिंटांग थी जो कि एक बूर्जवा पार्टी थी, और कुमिंटांग के हवाले से मैं बताता चलूँ मेनली एक बूर्जवा पार्टी थी जो कि एक चीन की जिसको नेशनल बुर्जवाजी कहा जाता है उसके मुफादात की, और जो अपर लेयर्स थी पेजेंट्री की, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जो पुरानी अरिस्टोक्रेटिक लेयर्स थी, उनके मुफादात की और उनकी जो एक एम्स और एम्बिशंस थे और उनकी जो ख्वाहिशात थी उसकी निगहबानी करने वाली पार्टी थी जिसका लीडर था चियांग काई शेक। तो ये और इस सारे सूरत में एक कुलेशन हमें बनती हुई नजर आती है सारे अरसे में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खात्मे तक आते आते जो एक ये सारे जो फॉर्मली जो कुलेशन है ये टूट फूट का जो है वो शिकार हो जाती है। उसकी क्या डिटेल से मैं उसके आगे बात रखता हूँ। उसमें काउंट पर जो चीन का जो पहला इनकलाब था 1925 वाला, वो एक जेन्युइन प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन था जिसमें जो है वो जो इन बड़े शहरों जिनके मैंने नाम लिए, शंघाई था जिसमें नानजिंग था, ग्वांगडोंग था, बीजिंग था, इन सारे शहरों में जो है वो एक प्रोलेटारिया की तहरीक के ज़रिए जो पुरानी एक हुकूमत बनी थी कुमिंटांग जो चिंग डायनेस्टी के खात्मे के बाद, एक मजदूरों की बहुत बड़ी जो है वो एक हड़तालों के ज़रिए उसने सारे के सारे समाज को जो है वो जाम करके रख दिया था। लेकिन जो कुमिंटान थी, जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल थी, उसकी एक अपॉर्चुनिस्ट और अल्ट्रा लेफ्टिस्ट पॉलिसीज़ की वजह से उसकी पॉलिटिकल लाइन की वजह से वो रेवोल्यूशन कामयाब नहीं हुआ था, और उसके नतीजे में जो है वो कुमिंटांग का जो कि एक बूर्जवा पार्टी थी, जो एक बूर्जवा डेमोक्रेटिक पार्टी थी, और उसका जो लीडर उसकी एक प्रैक्टिकली एक डिक्टेटरशिप चीनी समाज के ऊपर मुसल्लत हो चुकी थी। ये बात है 25 से लेके 49 तक जो चियांग काई शेक था वो एक चीन के ऊपर जो है वो हुक्मरानी कर रहा था, और कुमिंटांग जिसका दूसरे मानों में जो है वो चाइनीज़ नेशनलिस्ट पार्टी जिसे दूसरे मानों में कहा जाता है वो उसकी चाइना के ऊपर हुकूमत थी। तो इस सारी सूरत हाल में कॉमन एक हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक अलायंस बनता हुआ नजर आता है, और इस सारे अरसे में जो कुमिंटांग थी उसका वो जापानीज इंपीरियलिज्म से लड़ने के बजाय ज़्यादा उसका जो लड़ने का जो रुझान था, वो जिससे खौफ खाती थी वो कम्युनिस्ट थे। वो जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी थी माओ की, उससे ज़्यादा उससे जो है वो खौफ खाते थे। और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए कि वो जापानीज इंपीरियलिज्म का मुकाबला करने के बजाय वो जो कम्युनिस्ट जो थे बहुत सारे महाजों पे जो जापानीज इंपीरियलिज्म का जो सामना कर रहे थे उनके खिलाफ हमें जो है वो कार्रवाइयाँ करते नजर आती है। और जो मेनली जो बर्डन सारा सहा जापानीज इंपीरियलिज्म का और इस दूसरी जो आलमी जंग थी, जो साम्राज्य जंग थी, उसका जो बहुत सारे जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने सारे के सारा बर्डन को जो है वो फेस किया। और बेसिकली कॉमेड्स जो 49 का जो रेवोल्यूशन था वो उसकी जो मेन वजह थी वो जो चाइनीज़ कैपिटलिज्म था, जो चाइनीज़ बुर्जवाजी थी, और जो लैंडलॉर्डिज्म था, जो बड़े बड़े जो है वो जो स्टेट्स के मालिकान थे, उनकी एक हस्सीपन की वजह से चीन का 1949 का इनकलाब जो है वो कामयाब हुआ था। जो कुमिंटांग के पास जो 1927 में जिसने इक़्तिदार संभाला जब चियांग काई शेक ने, और प्रैक्टिकली एक डिक्टेटरशिप जो है वो नाफिज कर दी थी चीनी समाज के ऊपर, जहाँ एक तरफ जो है वो वर्कर्स के ऊपर शदीद जबर किया गया, पेजेंट्री को जो है वो शदीद जो है वो दबाया गया, उनसे जो है वो ज़मीनें तक उनको जो है बेचने पर मजबूर कर दिया गया, और बिल्कुल जो एक सोशलिस्ट एक लबादा बज़ाहिर ओढ़े हुए एक पार्टी थी जो कि खुद को जो है वो चीन की आज़ादी की और चीन की जो है वो पुरानी रमेन से जो माजी की जो जगीरदाराना नीम जगीरदाराना जो बाकियात थी उनसे निजात दिलाने का उसका प्रोग्राम था, उसकी बजाय वो खुद भी वो एक इम्पीरियलिस्ट टूल बनकर रह गई थी।
जो कि एक यूएस इंपेरियलिज्म और ब्रिटिश इंपेरियलिज्म की बैकिंग के साथ जो है वो चीन, ना सिर्फ चीन के अंदर जो है वो एक अपनी एक जबर की पॉलिसी को मुसल्लत किए होते, बल्कि उसके साथ साथ वो जापानीज इंपेरियलिज्म के मुकाबले के लिए दूसरी तरफ सोवियत यूनियन को जो है वो काउंटर करने के लिए एक लैकी थी, एक साम्राज्य टूल के तौर पे जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी, जो चियांग काई शेक की जो सारी की सारी रजीम थी, पूरी की पूरी हुकूमत थी। तो इस सारे अरसे में बेसिकली चियांग के बाद 20 साल का अरसा था वो साबित कर सके कि वो एक जो चीन में जो सुलगते हुए सवाल हैं, जिसमें किसानों का मसला है, जिसमें नेशनल यूनिफिकेशन का मसला है, जिसमें जो है वो जो इम्पीरियलिस्ट इंटरवेंशन है और जो साम्राज्य मुदाखलत है, उससे जो है वो एक आज़ादी का सवाल है। और ओवरऑल जर्नल चीन को एक जदीद रियासत बनाने का मंसूबा उसके 20 साल थे, और बेसिकली उसकी नाकामी थी जिसने 1949 में जो है वो माओ के इनकलाब की और चीन के इनकलाब की बेसिकली जो राह हमवार की थी। और इसी के साथ साथ बहुत शदीद मसला था, अगर मैंने बात की है कि जहाँ एक तरफ साम्राज्य मुदाखलत थी जिसने पुराने तजादात को जो है वो ख़त्म करने के बजाय मज़ीद शार्पन किया था। अग्रेरियन क्वेश्चन जो ज़राई सवाल था या जो किसानों का सवाल था वो बहुत बड़े पैमाने पे एग्जिस्ट करता था। और इसके साथ साथ जो है वो नेशनल यूनिफिकेशन का मसला था कि ओवरऑल चीन में सरमायादारी तो आ चुकी थी, लेकिन एक यूनाइटेड बूर्जवा डेमोक्रेटिक स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती थी, जहाँ और जो अगर अमलदारी की बात की जाए तो चियांग की जो हुकूमत थी उसकी जो अमलदारी थी बड़े शहरों तक जो है महदूद थी। और उसके अलावा जो नॉर्दर्न चाइना था, जिसमें बीजिंग और नॉर्दर्न ईस्टर्न जो मंगोलिया के साथ साथ सारा इलाका है, या तिब्बत था, या इस तरफ जो जिनजियांग था, या वो जो सदर्न स्टेट्स थी, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट चाइना को छोड़ के कुमिंटांग की अमलदारी ना होने के बराबर थी। और द डिफरेंट जो वार लॉर्ड्स थे उनका जो है वो कब्जा था, जो कि चियांग के साथ भी उनके कंट्राडिक्शंस भी थे, लेकिन ओवरऑल उनका जो इम्पैक्ट था ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर एक वो जहाँ एक तरफ वो खुद ऑटोनोमस टैक्स कलेक्शंस करते थे और डबल एक ऑपरेशन का सामना था कि एक तरफ जो है वो चियांग को भी टैक्स देने पड़ते थे, दूसरी तरफ वो जो वार लॉर्ड्स थे जो कि प्रैक्टिकली उधर हुकूमत कर रहे थे, वो उस सारे अरसे में उनकी जो है वो उन किसानों की जो है वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। इस सारे अरसे में कॉमरेड्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड तक आते आते ये चीज़ वाजे हो गई थी कि इस साम्राज्य जंग से दो फाते बनकर निकलेंगे, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत यूनियन। और बेसिकली जिस चीज़ को हमें हिस्ट्री की किताबों में बताया नहीं जाता कि प्रैक्टिकली जो जापानीज इंपीरियलिज्म को शिकस्त दी थी वो रेड आर्मी ने दी थी, वो सोवियत रेड आर्मी ने दी थी, जो कि उन्होंने एक फाइनल एक ऑफेंसिव लॉन्च की थी, एक ऑपरेशन लॉन्च किया था नॉर्थ ईस्ट चाइना में, जिसमें उन्होंने जो है विद इन डेज जो लाखों की जापानी फौज थी, जो क्वांटोंग आर्मी थी, उसको जो है वो सरेंडर करने पे मजबूर किया। और बेसिकली ये जो अमेरिकी साम्राज्य का जो खौफ था कि अगर ये सोवियत जो अग्रेशन है, जो सोवियत ऑफेंसिव है, इसी तरह जारी रही तो जिस तरह ईस्टर्न यूरोप में हमें देखना पड़ा कि प्रैक्टिकली जो सोवियत जो रेड आर्मी है वो उन सारे के सारे मुल्कों से गुजरते हुए प्रैक्टिकली जो है वो ईस्टर्न जो यूरोप है उधर कब्जा कर लिए। तो उनको ये सामना था, उनको ये खदशा ला था कि वो चीन से निकल के जो है वो जापान को, जो जापान भी है वो भी कम्युनिस्टों के कब्जे में चला जाएगा। तो बेसिकली यही एक क्वेश्चन था जो इस सोवियत जो एक विक्ट्री थी उसे काउंटर करने के लिए, और बेसिकली जो एटम बम गिराए गए थे हिरोशिमा पर नागासाकी पे, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दूसरी आलमी जंग के प्रैक्टिकली खात्मे का बायस, उसकी ज़रूरत महसूस उसकी बिल्कुल भी अगर मिलिटरीली बात की जाए तो उसकी ज़रूरत नहीं थी, बल्कि वो बुनियादी तौर पे अमेरिका स्टालिन को दिखाना चाहता था, जो ट्रू मैन तो स्टालिन को दिखाना चाहता था कि हमारे पास एक ऐसा हथियार मौजूद है जिसकी मदद से हम जो है प्रैक्टिकली एक मिलिट्री सुपीरियरिटी रखते हैं। और उससे पहले प्रैक्टिकली अगर बात की जाए तो जो जापानीज इंपीरियलिज्म था वो जंग जो है वो हार चुका था, और जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और इस सारे अरसे में भी हमें जो स्टालिन ब्यूरोक्रेसी थी उसका एक जो है वो एक होल सोल डीजनरेशन का इजहार नज़र होता हुआ आता है कि बजाय ये कि उन सारे एरियाज़ में जहाँ जापानीज आर्मी को ने सरेंडर किया था उनको पीएलए के हवाले करने के बजाय जो चियांग ने जो डील की, जो स्टालिन की और जो है वो अमेरिका के दरमियान जो डील हुई कि वो जो ट्रूप्स हैं, जो जापानीज ट्रूप्स हैं, वो पीएलए को सरेंडर नहीं करेंगे बल्कि वो कुमिंटांग को सरेंडर करेंगे। और इन एरियाज़ में कॉमर्स एक हैरानकुन बात है कि और उस फौज को सरेंडर करेंगे, उस कुमिंटांग आर्मी को सरेंडर करेंगे जो इन एरियाज़ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और एक हमें तारीख का एक इंतहाई भोंडा मजाक नज़र आता है कि कुमिंटांग की फ़ौजों को उठाया जाता है, उसको उस एरिया में ला के बिठाया जाता है और वो जापानीज ट्रूप्स जो हैं वो सरेंडर करते हैं
कुमिंटांग आर्मी को। और बेसिकली ये हमें सारी की सारी एक, और कॉमेड अगर स्टालिनिस्ट ब्यूरोक्रेसी की बात की जाए, खासतौर पर स्टालिन के बारे में बात की जाए, तो जो कि एक बड़ा फंडामेंटल रोल था, क्योंकि उस वक्त चीन के इनकलाब के हवाले से, क्योंकि सोवियत यूनियन दुनिया के खित्ते में एक बड़ी पावर के तौर पे, और जो ओवरऑल जो बाएं बाजू की तहरीकें थी, मजदूर तहरीकें थी, जो इनकलाबात थे, उनके लिए एक मशले राह की हैसियत रखता था। तो इस सारी सूरत हाल में जो इस अरसे में हमें जो स्टालिनिस्ट ब्यूरोक्रेसी की होल सोल डीजनरेशन, उनका ओपर्चुनिज्म, उनका सब्जेक्टिविज्म, हर हवाले से एक टोटल डीजनरेशन हमें इस सारे प्रोसेस में नजर आती है। और स्टालिन को कभी भी यकीन नहीं था कि चीनी जो कम्युनिस्ट है, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, वो इक़्तिदार पे कब्जा कर सकती है। और इसके मुकाबले में वो ये चाहता था कि वो चियांग उधर इक़्तिदार संभाले और उसके चियांग के साथ एक हेल्दी और फ्रेंडली रिलेशन जो है वो हों, ताकि वो अमेरिकन जो इम्पीरियलिज्म है उसका मुकाबला कर सके। और इस बात का जो है वो माओ को भी काफ़ी जो है वो हद तक अंदाज़ा था। और माओ की फिर अपनी भी बहुत सारी जो आइडियोलॉजिकल वीकनेसेस थी, जिनके ऊपर हम बात करेंगे। और इनिशियली माओ भी ये चाहता था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई 45 में, तो माओ ने और स्टालिन के जो स्टालिनिस्ट ब्यूरोक्रेसी के कहने पे माओ ने ऑफर की थी चियांग को कि आए हम मिलकर बैठते और एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं, हमें कोई इनकलाब करने की ज़रूरत नहीं, हमें कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं, एक मखलूत हुकूमत बनाते हैं जो यूएस इम्पीरियलिज्म के जो खिलाफ। तो ये सारी की सारी हमें सूरत हाल नज़र आती है। ओवरऑल स्टालिन का जो है वो सारे का सारा चीन के अंदर जो सारा के सारा रोल था। और इसके साथ साथ और इसी के कहने पे जो है वो एक कोलिशन गवर्नमेंट जो है उसका आगाज़ होता है स्टालिन के कहने पे, और माओ और चियांग के दरमियान जो है वो डिस्कशंस का आगाज़ होता है। ये बात है 45 के एंड तक आते आते 1945 के एंड तक आते आते वो इसका जो है डिस्कशंस का, और मखलूत हुकूमत कम्युनिस्टों की और एक बूर्जवाजी की मखलूत हुकूमत बनाने के लिए जो है वो नेगोशिएशंस का सिलसिला स्टार्ट होता है। और जैसा कि अक्सर मुज़ाकरात में होता है कि वो किसी मंतकी नतीजे तक नहीं पहुँचते, और इसका नतीजा ये निकलता है कि चियांग और माओ के दरमियान जो है वो एक सिविल वॉर का आगाज़ होता है, जो कि फिर 49 के रेवोल्यूशन तक चलती है। अब इस सारे अरसे में कॉमेड्स, जिसे चाइनीज सिविल वॉर के दौरान जो है हमें हम उसे जानते हैं, जो कि 46 से लेकर जो है वो 49 तक जो है वो चलती रही थी। और जो उसके बाद जो साइनो सोवियत स्प्लिट हमें नज़र आती है, जो सोवियत ब्यूरोक्रेसी और जो चीनी ब्यूरोक्रेसी के दरमियान जो स्प्लिट हमें बाद में 60s में 70s में अपना इजहार करती नज़र आती है, और उसके जो बीज थे वो इनकलाब से पहले ही मौजूद थे, जो कि माओ के दरमियान और स्टालिन के दरमियान, और दो ब्यूरोक्रेसी जो कि मुस्तकबिल में उभर के जो चीनी ब्यूरोक्रेसी सामने आई थी उसके दौरान पहले ही उस स्प्लिट के मौजूद थे। देखें ना, अगर इनका कोई एक प्रोलिटेरियन इंटरनेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव होता स्टालिनिस्ट ब्यूरोक्रेसी का और चीनी ब्यूरोक्रेसी का, तो अपने अपने नेशनलिस्ट मुफादात की निगहबानी करने की बजाय वो एक जो है वो सोशलिस्ट फेडरेशन ऑफ चाइना और सोवियत यूनियन बनाई जा सकती थी, जो कि एक ओवरऑल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी के हवाले से एक बहुत आगे का कदम होता, और दुनिया के जो बाकी इनकलाबात उभर रहे थे उनके लिए जो है वो एक ये कह लें कि एक नए बाब का, तबकाती जद्दोजहद के जो है वो एक नए बाब का और बाएं बाजू की कुव्वतों के लिए एक नए बाब का आगाज़ होता है। लेकिन ये स्प्लिट हमें कोई रेवोल्यूशन के बाद कोई नज़रियाती बुनियादों पर उभरती हुई नज़र नहीं आई, बल्कि इसकी बुनियादी इनकलाब से पहले, और जो ख़ास तौर पर जो ये नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन हुई चियांग के दरमियान और माओ के दरमियान, उधर से इसकी बुनियाद जो है वो डाली जा चुकी थी। और इस सिविल वॉर के दौरान कॉमेड्स जो अमेरिका ने मुकम्मल तौर पे जो है वो चियांग का जो है वो साथ दिया, उसको मिलिटरीली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली सपोर्ट किया। और इसके मुकाबले में जो स्टालिन या स्टालिनिस्ट ब्यूरोक्रेसी की जो पीएलए के लिए सपोर्ट थी वो ना होने के बराबर थी। और बहुत सारे बूर्जवा राइटर्स भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि जहां एक तरफ बिलियन ऑफ डॉलर्स की उस वक्त इन्वेस्टमेंट की गई अमेरिकी साम्राज्य की जानिब से, जो कि एक विक्टोरियस पावर के तौर पे और सोल पावर के तौर पे वर्ल्ड वॉर 2 के एंड के बाद जो है वो उभरा था, और बेसिकली इस सारे की सारी एड ना देने के पीछे या हेल्प ना करने के पीछे वो जो स्टालिन और जो एलाइज पैक्ट था 1945 का, वो था कि दूसरी आलमी जंग के ख़ात्मे के बाद जो सोवियत यूनियन और जो एलाइड आर्मीज थी उनके दरमियान एक मुआहदा किया गया था कि हम जो दीगर खित्ते हैं उधर रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करेंगे, हम उधर मुदाखलत नहीं करेंगे, और उनको जो है वो अपने तौर पे जो है वो फलने फूलने का और आगे बढ़ने का जो है मौका फराहम करने से, और ये जस्ट एक फसाड था। और गो के स्टालिन ने तो इसके ऊपर वो जो है वो कायम रहा था चीन के इनकलाब के हवाले से, लेकिन यूएसए ने ओपनली
और एक नोन जो है वो ट्रुथ है कि उन्हें बहुत बड़े पैमाने पे चियांग की जो रजीम थी उसको जो है वो मिलिट्री दी, और एक होल सोल तरीके से एक नई आर्मी को, एक ऐसी आर्मी जो कि दूसरी आर्मी जंग के दौरान जो है वो शैटर हो चुकी थी, उसको रूइन से उठा के बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के साथ उसे बिल्ड किया गया। और चियांग ने जो है वो एक शदीद किस्म के जो है वो हमलों का आगाज किया PLA के दौरान। तो अगर कमेंट में थोड़ी सी जियोग्राफी समझा दूं ताकि आपको चीन के ये जो सिविल वॉर थी इसकी समझ में आ जाए। जो कुमिंटांग गवर्नमेंट थी वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती थी, जो नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड थी और कुछ सदर्न स्टेट्स में, और इसका जो कैपिटल था वो नानजिंग था। एक नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है एक आज चीन का सूबा, उसका नया नाम मुझे याद नहीं है, तो नानजिंग उसका कैपिटल था। और इसके अलावा जो नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट्स थी, बहुत सारे वारलॉर्ड्स थे उधर जो कि चियांग के साथ एक कोलेशन में थे। और जो PLA थी वो जो जितने बड़े शहर थे, जिस तरह उसमें गुआंगडोंग था, शंघाई था, नानजिंग था, शिनहाई था, आनहुई था, हुआन था, और इन सारे जो बड़े बड़े शहर थे, या बीपिंग था जैसे बीजिंग जो आज का मॉडर्न जो है बीजिंग है, इन सारे शहरों की सराउंडिंग्स में जो है वो PLA का बहुत बड़े पैमाने पे अपना काम और उनकी जो है वो सोवियत जो पेजेंट सोवियट्स थी वो एग्जिस्ट करती थी। और मेनली जितना के सारा जो वेस्टर्न चाइना था और जो सेंट्रल चाइना था उधर जो है वो PLA की जो है वो सारी की सारी प्रैक्टिकली अमलदारी में था। इस सारे अरसे के दौरान जब ये सिविल वॉर का आगाज़ होता है तो जो चियांग जो है वो शदीद अमरीकी साम्राज्य की मदद से जो है वो हमले करने की तरफ जाता है, PLA के खिलाफ पीपल्स लिबरेशन या माओ की जो रेड आर्मी थी उसके खिलाफ हमले करने की तरफ जाता है। और ये समझा जाने लग जाता है 1946 के एंड तक आते आते ये समझा जाने लग गया था कि माओ को शिकस्त हो गई है, और जो साम्राज्य थे और ख़ासतौर पे चियांग ने जो है वो फतह का जश्न भी मनाना शुरू कर दिया था। लेकिन प्रैक्टिकली वो माओ की अब इस सारे अरसे में पहले इनकलाब की नाकामी से लेके 46 तक आते आते इन 20 सालों के अरसे में जो रेड आर्मी और जो या माओ की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी थी उन्होंने बहुत जो है वो इस सारे अरसे में जो गुरीला वारफेयर में जो है बहुत महारत हासिल की थी। और इस 20 साल के अरसे में एक तरफ आपको वार लॉर्ड्स का सामना है, दूसरी तरफ चियांग की जो रजीम है, जो कुमिंटांग रजीम है, उसके जो ऑपरेशन का सामना है, दूसरी तरफ इंपीरियलिस्ट जो अग्रेशन है उसका सामना करना पड़ा। तो इस जो चौमुखी लड़ाई थी इसमें जो है वो गुरीला वारफेयर के जरिए माओ ने इसमें जो है बहुत महारत हासिल की थी। और बेसिकली जिस फतह पे शादियाने बजाए जा रहे थे वो माओ का एक स्ट्रेटेजिक एक रिट्रीट था कि वो एक फौजी एक ये कह लें कि एक टैक्टिक के तौर पे उसने जो है वो रिट्रीट किया था और कुमिंटांग की जो फौजें थे उनको जो है वो आगे बढ़ने का मौका फराहम किया। तो माओ की स्ट्रेटजी ये थी कि हम अपनी थोड़ी फोर्सेस के साथ बड़े शहरों के सेव करने के बजाय जहां हम अक्सरियत रखते हैं जिन जगहों तक उन तक कुमिंटांग आर्मी को पहुंचने दिया जाए और उसके बाद हम इनको जो खिलाफ जो है वो ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे। और बेसिकली यही माओइज्म की एक फिलॉसफी का बहुत बड़ा हिस्सा है कि जो बड़े बड़े शहर हैं उनको जो है वो प्रेजेंटरी सराउंड कर ले और उधर से जो है वो गुरीला अटैक्स के जरिए शहरों के ऊपर जो है वो कब्जे किए जाएं। तो कॉमर्स इसी सारे अरसे में 48 तक आते आते जो कुमिंटांग आर्मी थी वो प्रैक्टिकली ब्रोक डाउन होना शुरू हुई जब PLA ने अपनी ऑफेंसिव का आगाज़ किया। और माओ ने बेसिकली समझा कॉमर्स ये जाता है कि शायद माओ के पास कोई दुनिया के जदीद तरीन असला था या बड़े बड़े जहाज़ थे, आर्टिलरी थी, इसकी मदद से माओ ने जो है वो कुमिंटांग की और US इंपीरियलिज्म की शिकस्त दी थी। बल्कि ऐसा कुछ नहीं था, उनके हाथ में जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो नज़रियात थे, वो प्रोपेगेंडा था। वो जिधर जाते थे वो ये कहते थे कि हमारे साथ लड़ने का ये फ़ायदा होगा कि ज़मीनें जो बड़े बड़े ज़मींदार तुमसे लूट कर ले गए तुमको वापस कर दी जाएंगी। ये जो नारा था कि ज़मीनें जो है वो किसानों में तकसीम कर दी जाएंगी, इसने बड़े पैमाने पे PLA की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो है वो सपोर्ट पे बहुत बड़े पैमाने पे इजाफा किया गया। बल्कि ऐसी जगह और ऐसे जो सूबे जहाँ रेड आर्मी ने माओ की आर्मी ने कब्जा किया उधर जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की जाती थी उसमें बहुत सारे जो एरियाज थे उनको खाली छोड़ दिया जाता था कि जो KMT ट्रूप्स हमारे साथ शामिल होंगे, जो चियांग के जो फौजी हैं हमारे साथ शामिल होंगे, उनको जो है उनमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और उनकी हमदर्दियों को और वो जो जीता जाएगा। और इसी सारे अरसे के दौरान कॉमर्स बहुत बड़े पैमाने पे जो असला हवाले किया गया था चियांग आर्मी के वो माओ और PLA के हाथ लगा और प्रैक्टिकली उन्होंने रूइंस में से एक पूरी इंजीनियरिंग कॉर्प्स को, एक पूरी इंजीनियरिंग कोर को और आर्टिलरी को बिल्ड किया। कुछ जो जापानीज उनके पास असला हाथ में लगा, कुछ जो चियांग फोर्सेस को जो है वो उन्होंने विन किया अपने नज़रियात के ऊपर, अपनी जो है वो प्रोग्राम के ऊपर, और इसकी मदद से जो है उन्होंने एक बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो एक ऑपरेशन का माओ ने जो है वो आगाज़ किया।
और इसी सारे अरसे में कॉमेड्स और एक नज़र आना शुरू हो गया कि एक पीएलए जो है वो एक बहुत बड़े हरीफ के तौर पे उभरी। और माओ लिखता है कि 48 के एंड तक आते हैं, अगर 49 के एंड तक आते आते कि हम प्रैक्टिकली डेली ना कोई 7 ब्रिगेड फौज का सफाया करते थे, और ये आज की हम कह लें कि 10 डिवीजन फौज के बराबर है। यानी कि लाखों के भी ये फिगर्स बनते हैं कि डेली बेसिस पे हम कुछ 6-7 लाख जो फौज है उसको जो है वो सरेंडर करने पे मजबूर करते थे। और इसके साथ साथ कॉमर्स 1948 के एंड तक आते आते जो पीएलए थी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, तो उसने जो नॉर्थ ईस्टर्न सिटीज़ थी मेनली, जो कि ओवरऑल चाइनीज़ इकोनॉमी में और ओवरऑल पॉलिटिकली उसका बहुत बड़ा रोल था, उसके ऊपर जो है वो कब्जे किए। और ना सिर्फ उनके ऊपर कब्जे किए बल्कि वो ऐसे एरियाज जिनके ऊपर कुमिंटांग हुकूमत करती थी उनके ऊपर जो है वो अपने हमलों का आगाज़ किया और बहुत सारे इलाकों को जो है वो फतह किया गया। और जैसे कि कॉमेंट्स होता है, जब ये होना शुरू हुआ, जिस दिन पीएलए ने यांगजे रिवर क्रॉस किया तो साथ ही जो है वो अमन की जो है वो सदाएं आने लग गई कि नहीं जी नहीं, जंग किसी जो है वो मसले का हल नहीं होती, जंग से तो है वो कोई भी नहीं जीतता, जंग में जो है वो इंसानियत हार जाती है, ये कोई नई बात नहीं। तब चियांग ने भी यही बातें करनी शुरू कर दी थी। और इसी सारे अरसे में कॉमेंट्स इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से और ओवरऑल उसका जो इमेज बना था एक कम्युनिस्टों का रास्ता रोकने के लिए, चियांग ने बहुत सारी ऊपर से डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की भी की थी, और जिसमें उसने जो है वो एक आइन साज असम्बली बनाने का वादा किया जिसमें जो है वो कम्युनिस्टों को जाहिर तो है उसमें जो है वो हिस्सा नहीं दिया गया। तो एक जहाँ एक तरफ पीस टॉक्स की बातें शुरू हो गई, चियांग ने जो है वो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बातें करना शुरू हो गए। बेसिकली उसकी वजह ये थी कि वो कुमिंटांग और यूज के जो साम्राज्य जो मालकान थे वो जान चुके थे कि ये जंग हार चुके हैं और चीन जो है वो कम्युनिस्टों के कब्जे में जाने लगा है। और तो इस नतीजे को देखते हुए, इसको होराइजन पे इसको इस नतीजे को देखते हुए उन्होंने फैसला किया कि इस जंग के जो है मलबे से ही कुछ ना कुछ हासिल कर लिया जाए और माओ को जो है वो धोखा दिया जाए। और शायद माओ वो आखिरी दुनिया का आदमी होता जो उनके इस धोखे में आता, और माओ ने बिल्कुल उसके जो है वो इस जो एक और एक वाज़े तौर पे जो है वो चीनी इनकलाब जो है वो कामयाब हुआ। और अक्टूबर जो है वो 1 अक्टूबर 1949 को माओ जब बीजिंग में दाखिल होता है और रेड आर्मी जब बीजिंग में दाखिल होती है तो जो वर्कर्स थे बड़े पैमाने पे उनका इस्तकबाल करते हैं रेड आर्मी का, और माओ जो है वो चीन को जो है वो एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाने का जो है वो ऐलान करता है। और इस तरह कॉमेड्स एक चियांग की फोर्सेस को शिकस्त देते हुए, साम्राज्य हमलों का मुकाबला करते हुए जो रेड आर्मी जो है वो चीन के ऊपर प्रैक्टिकली एक अपनी हुकूमत अपनी अमलदारी कायम करती है और चीन के लिए एक नए बाब का आगाज़ होता है। कॉमेड्स एक बहुत हिस्टोरिक लीप फॉरवर्ड था जो चीन का 1949 का इनकलाब था। और अगर रशियन रेवोल्यूशन के बाद किसी सेकंड ग्रेटेस्ट इवेंट की बात की जाए तो चीन का 1949 का रेवोल्यूशन था कि वो चीन जो कि एक तरफ माजी की नीम जगीरदाराना नीम जो है वो मुतलिकल अनानियत रिश्तों में डूबा हुआ था, जहाँ ग्रेरियन क्वेश्चन अनसॉल्व था, जहाँ दूसरी तरफ साम्राज्य मुदाखलत थी, जहाँ एक तरफ जो है वो जो अपनी जो लोकल सरमायादार तबका था उसका एक खसीपन था। इस सारे अरसे में कॉमेड्स एक नए बाब का आगाज़ होता है, एक यूनिफाइड चीन दुनिया के खित्ते पर, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना दुनिया के खित्ते पे उभर कर सामने आती है। तो कॉमेड्स एक बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड था। अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए, माओ की सारी वीकनेसेस को एक तरफ रखा जाए, स्टालिनिस्ट ब्यूरोक्रेसी के जो बिट्रेयल थे उनको एक तरफ रखा जाए, इस इनकलाब ने 1917 के बाद पूरी दुनिया में जो इनकलाबी तहरीकें मौजूद थी, जो कम्युनिस्ट पार्टियां मौजूद थी, जो ट्रेड यूनियंस मौजूद थी, उनके और ख़ास तौर पे जो कलोनियल वर्ल्ड थी, जो पोस्ट कलोनियल वर्ल्ड थी, उनको जो है वो रास्ता दिखाया कि इस तरीके से ना सिर्फ अपनी जो सरमायादार तबका है उससे निजात हासिल की जा सकती है, बल्कि इसके मुकाबले में जो साम्राज्य जो मुदाखलत है, जो साम्राज्य जबर है, उसका भी मुकाबला किया जा सकता है और अवामी ताकत के बलबूते पे एक ऐसा समाज बनाया जा सकता है जो कि अक्सरियत के मुफादात की निगहबानी करता हो। मैं समझता हूँ कि यही एक रीज़न काफ़ी है इस सारे के सारे 1949 के चीनी इनकलाब को जो है वो याद करने की, उससे जो है वो असबाक हासिल करने की। तो कॉमेड्स जब 1949 में माओ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाने का ऐलान करता है तो माओ कोई 1917 की तर्ज पे हम देखते हैं कि एक फंडामेंटल फ़र्क नज़र आता है कि कोई यूएसएसआर नहीं बना, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स नहीं बनी, बल्कि बना क्या, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, अवामी जमहूरिया चीन। कि जब 1917 का रेवोल्यूशन हुआ था तो उसमें रूस तो मिट गया था और सोवियत यूनियन दुनिया के खित्ते पर उभर कर सामने आया था।
और ये एक फंडामेंटल फ़र्क है कि 1917 का जो रूसी इनकलाब था और 1949 का जो चीनी इनकलाब था, ये अगर इस नाम के ऊपर ही देखा जाए तो आपको फंडामेंटल एक नज़र जो एक डिफरेंस है वो नज़र आता है। और बेसिकली क्या वजह थी और क्या वजूहात थी, और इनिशियली जब माओ ने इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया था और वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाना चाहता था, वो चाहता था कि जो नेशनल बुर्जवाजी है या बुर्जवाजी के जो सो कॉल्ड तरक्की पसंद धड़े हैं या जो प्रोग्रेसिव पेजेंट्री है कि जो बड़े बड़े ज़मींदार तरक्की पसंद ज़मींदार हैं उनको मिला के एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाई जाए। और उसके लिए उसने बाकायदा एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जानिब से जो है वो एक ऐलान किया गया कि 50 में जो है वो या 51 के स्टार्ट में 1951 के स्टार्ट में कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और जितने समाजी जो है वो लेयर्स हैं, सोशल लेयर्स, उनको दावत दी जाती है वो आए और चीन के इनकलाब की जो है वो नए चीन की तामीर का आगाज़ करें। और बेसिकली कॉमेड्स इस सारे अरसे में हुआ क्या था कि जिस दिन माओ ने जो है वो बीजिंग पे कब्जा किया था तो चियांग भाग के चला गया था ताइवान। ताइवान को उस वक्त कहते हैं फॉर्मोसा इसका नाम था। और चियांग अपने सारे के सारे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के साथ अपनी फोर्सेस के साथ उसने जाके पनाह ले ली थी ताइवान का। और ताइवान का मसला एक नेशनल क्वेश्चन के तौर पे आज भी मौजूद है और कुमिंटांग उधर जो है वो हुकूमत करती है। और उसके ऊपर जो कम्युनिस्ट चाइना उसका क्लेम ये है कि ये हमारा हिस्सा है, जिसके ऊपर जो है वो कुमिंटांग का कब्जा और उसको जो है अमेरिकी साम्राज्य बैक करता है। और वो सवाल आज भी वैसे ही हल तलब मौजूद है। और उसके साथ साथ जो हांगकांग का मसला है ये भी बेसिकली उसी वक्त माओ की बहुत सारी वीकनेसेस की वजह से ये दोनों मसले हल हो सकते थे। लेकिन माओ का एक ओवरऑल जो एटीट्यूड था वो कोई एक बूर्जवा एक प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन करने के बजाय माओ एक बूर्जवा डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन का एक पर्सपेक्टिव था माओ का, कि जिस तरह रूस में 1917 में एक प्रोलतारिया की आमरीत कायम की गई थी और सोवियट्स पे मबनी मजदूर सोवियतों पे मबनी एक नेशनल जो कांग्रेस थी सोवियट्स थे उसके ऊपर एक इक़्तिदार उसके हवाले किया गया था। बिल्कुल ऐसा कोई नहीं था, बल्कि ऊपर से एक पेजेंट आर्मी के ज़रिए माओ ने जो है वो जो अवामी जमहूरिया चीन की जो है वो बुनियाद रखी थी। और इधर से बेसिकली हमें एक नज़र आता है कि जो नई चीनी रियासत बनी थी वो एक डिफॉर्म्ड वर्कर स्टेट थी। एक उसे हम उर्दू में कहेंगे कि वो एक मसख शुदा तो नहीं कहेंगे, एक डिफॉर्म्ड वर्कर स्टेट थी, मतलब कि कोई हेल्दी वर्कर स्टेट वो नहीं थी। मसख शुदा हम यूज़ करते हैं डीजनरेट के लिए। तो एक डिफॉर्म्ड वर्कर स्टेट फिर बेसिकली उसके जो बुनियादी वजह थी वो माओ की जो अपनी आइडियोलॉजिकल कन्फ्यूजन्स थी और जो 1925 से 27 का जो इनकलाब था उसकी जो नाकामी थी। बेसिकली उसने चाइनीज़ रेवोल्यूशन के जो ये कोर्स था ये कोई नहीं जानता था 1927 के इनकलाब की नाकामी के बाद कि माओइज़्म का जन्म हो जाएगा और माओ बतौर एक लीडर जो है वो उभर के सामने आएगा और 1949 में इनकलाब कर देगा। तारीख में बहुत सारी मुमकिनात मौजूद होती हैं लेकिन एक्सेप्शंस भी बहुत सारी मौजूद होती हैं। एक आइडियली तो ये होता है कि एक जो मार्क्सिस्ट पार्टी है या बोल्शेविक पार्टी की तर्ज पे मजदूरों के जो है वो क़यादत करते हुए और जो है अलाइड क्लासेस हैं उनको साथ जोड़ते हुए जो है वो इक़्तिदार पे कब्जा किया जाए और मजदूरों को जो है मसल्ला करने के साथ साथ उनको मुनज़्ज़म किया जाए सोवियतों की शक्ल में। और ये सारे का सारा प्रोसेस हमें चीन के अंदर होता हुआ दिखाई नहीं देता, जो कि उसकी फिर अपनी डेवलपमेंट में अपना इजहार करता है। और माओ जो है और जो मैं बात करता कि ब्यूरोक्रेसी और सारे के सारे जो बुर्जवाजी थी वो तो ताइवान भाग के चलेगी, तो माओ ने किसके साथ डील की? पैटी बुर्जवाजी के साथ, कि वो लोग जो कि कुमिंटांग के साथ अपने इख्तलाफात की वजह से वो आइडियोलॉजिकल थे या किसी भी किस्म के इख्तलाफात की वजह से जो मेनली वो लोग जो कि हांगकांग में छुपे हुए थे उन्होंने माओ को जो है वो लेटर लिखा कि हम इसको जो है वो वेलकम करते हैं और आपकी हुकूमत का जो है हिस्सा बनना चाहते हैं और एक कोलिशन गवर्नमेंट बनने की तरफ जाती है। लेकिन कॉमेंट्स इस सारे अरसे के दौरान जो इस पहले इनकलाब के जो पहले चंद सालों का अरसा था माओ इस बात का इदराक हासिल करता है कि अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ, कोई अपने एक रेवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के साथ नहीं बल्कि अपने एक्सपीरियंस के साथ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ इस बात का हासिल करता है कि बुर्जवाजी कोई काम नहीं कर सकती, इसे जो है वो किसी काम की नहीं है, बिल्कुल हंसी है। ये चीज एक जदीद सनती और तरक्की याफ्ता चीन में जो है वो बिल्कुल कोई किरदार अदा नहीं कर सकती। और उसके जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थे वो माओ को इस बात पे मजबूर करते हैं कि वो जो है वो एक्सप्रोप्रिएशंस की तरफ जाए। इससे पहले जब 49 में जब रिपब्लिक डिक्लेयर की गई थी, मैं कुछ जो एक ऐलान किया गया था उसकी जानिब से, माओ की जानिब से और कम्युनिस्ट पार्टी PLA की जानिब से जो ऐलान किया गया था और जो हदायत जारी की गई थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है।
वो ख़ास तौर पे जो है वो जानने के जो है वो लायक हैं कि उसमें कहा गया था कि किसी भी तरह की जो इनफरादी कमर्शियल या सनती प्रॉपर्टी है उसका जो है वो तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, उस पर कब्ज़ा नहीं किया जाएगा। जो प्राइवेट फैक्ट्री हैं, बैंक हैं, गोदाम हैं या वेयर हाउस हैं, उनको बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया जाएगा और वैसे ही वो है वो चलते रहेंगे। सिर्फ जो ब्यूरोक्रेटिक कैपिटल है, जो अफसर शहाना जो सरमाया है, यानी कि वो इंडस्ट्रीज़, वो शोबे जो कि कुमिंटांग गवर्नमेंट की जो है वो मलकियत में थी, सिर्फ उनको जो है वो अपने कब्जे में लिया जाएगा। सारे के सारे कुमिंटांग ऑफिशियल्स को जो माफ़ी मांग लेंगे या हथियार फेंक देंगे, उनको जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं कि ना प्राइवेट प्रॉपर्टी को हाथ लगाया जाएगा, ना इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को हाथ लगाया जाएगा, ना किसी फैक्ट्री को छेड़ा जाएगा, ना किसी जगीर को छेड़ा जाएगा। इवन के माओ ने यह भी कहा कि हम प्रोग्रेसिव पेजेंट्री को साथ मिला के एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे, तरक्की पसंद किसान जो बड़े बड़े किसान हैं उनको साथ मिला के बनाएंगे। तो ये बेसिकली माओ का इनिशियल पर्सपेक्टिव था। और उसके बाद वक्त और हालात ने माओ को जो है वो सोचने पर मजबूर किया और माओ को रियलाइज हुआ कि अगर वो अपना सर्वाइवल भी चाहता है, वो पीएलए को सर्वाइव करना चाहता है, वो कम्युनिस्ट पार्टी को बतौर एक रूलिंग पार्टी के तौर पे सर्वाइव करना चाहता है, तो उसे ये इकदाम करने पड़ेंगे। उसे जो बूर्जवा जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा, उसे जो पेजेंट प्रॉपर्टी है, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, उनका जो खात्मा करके जो लैंड रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। और इससे पहले जब माओ अपना जो रूरल जो एग्रेरियन प्रोग्राम था काफ़ी हद तक टोन डाउन कर चुका था, और उसके बाद ये जो 49 के रेवोल्यूशन के बाद माओ ने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखा और फिर एक जो है वो नेशनलाइज्ड प्लान्ड इकोनॉमी की जो है वो चाइना में बुनियाद रखेगी। और जो मॉडर्न चीन आज हमें नजर आता है बेसिकली कॉमर्स, ये उसी जो नेशनलाइज्ड प्लान्ड इकोनॉमी थी, जो कोमियाई गई मनसूबाबंद मैशत थी, उसकी हासिलात थी कि करोड़ों इंसानों को गुर्बत की, पसमानदगी की अथाह गहराइयों से उठा के एक तरक्की याफ्ता और सनती जो है वो समाज चीन के अंदर तख्लीक किया गया। और ये इसी की एक सोवियत यूनियन के बाद दूसरी बार मनसूबाबंद मैशत ने साबित किया कि सरमायादारी के मुकाबले में जो आज इंसानियत को दरपेश सवालात हैं, जो माजी की जो बाकियात हैं, जो जगीरदाराना बाकियात हैं, जो मुतलिकुल अनानियत, जो एशियाटिक डेस्पोटिज्म की बाकियात हैं, जो नेशनल क्वेश्चन है, जो नेशनल यूनिफिकेशन का सवाल है, जिस तरह बूर्जवा डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन जर्मनी की नेशनल यूनिफिकेशन का सवाल था या इटालियन नेशनल यूनिफिकेशन का सवाल था, और उसमें जो इवन के जो पैटी बूर्जवा लेयर्स थी उन्होंने सवाल को जो है वो हल किया था। लेकिन चीन में ये सवाल भी जो है वो प्रोलतारिया की जो एडवांस लेयर्स थी उनकी जो है वो कंधों पर आन पड़ा था, और उन्होंने एक जो है वो कौमी एक नेशनल यूनिफाइड चाइना की जो है बुनियाद रखी थी। तो कॉमरेड्स में बहुत सारे सवालात मेरे ख्याल से कॉमरेड्स के जहन में होंगे कि माओ लीडर कैसे बना, रेड आर्मी कैसे बनी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी कैसे बनी, और क्या उसे कहते हैं स्टालिन का इस सारे अरसे में क्या किरदार था, और सोवियत यूनियन का इस सारे अरसे में क्या रोल था। तो कॉमरेड इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमें थोड़ा सा रिट्रोस्पेक्ट में जाना पड़ेगा कि माओइज्म बतौर एक आइडियोलॉजी के तौर पे कैसे उभरा, क्या माओ का जो रोल था वो प्रोग्रेसिव था या काउंटर रेवोल्यूशनरी रोल था। तो ये बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन सवालात का मेरे पास वक्त कम है, जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा चीन के पहले इनकलाब की जानिब, जो पहला चीन का एक प्रोलतारी इनकलाब था 1925 से लेकर 27 का इनकलाब। अब 1911 के इनकलाब के बाद जो चीन के वही जो मसाइल थे, अग्रेरियन क्वेश्चन था, इंपीरियलिस्ट डिपेंडेंसी थी, और उसके साथ साथ जो लोकल बुर्जवाजी का खस्सीपन था कि वो एक मॉडर्न चाइना को, इंडस्ट्रियलिस्ट चाइना को बिल्ड नहीं कर सकी थी, और उसके खिलाफ जो है वो शंघाई में 1925 के आगाज़ में, अप्रैल 1925 के आगाज़ में बहुत बड़े पैमानों पे हड़तालों का सिलसिला शुरू होता है। जिसका जो मेनली जो कंसंट्रेशन थी वो शंघाई के अंदर, वांगडोंग के अंदर, बीजिंग के अंदर, नानजिंग के अंदर बहुत बड़े बड़े पैमानों पे मजदूरों जो है वो हड़ताल पे चले गए, और एक अपराइजिंग, एक प्रोलिटेरियन अपराइजिंग। और इसके मुकाबले में जो देहात थे, जो देही इलाके थे, उधर हमें जो है वो पेजेंट रिवोल्ट्स उभरती हुई नजर आती हैं, वारलॉर्ड्स के खिलाफ, कुमिंटांग के खिलाफ, जो इंपीरियलिस्ट बुर्जवाजी थी उसके खिलाफ, और एक जेन्युइन प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन हमें चीन ऊपर उभरता हुआ हमें दिखाई देता है। और इस सारे अरसे में 1921 में जो है वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद भी रखी जा चुकी थी। और अगर आलमी मंजरनामे के ऊपर बात की जाए तो सोवियत यूनियन मौजूद था, और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो है वो बड़े पैमाने पे जो है वो इनकलाबात को गाइड करने के लिए, उनको जो है वो रास्ता दिखाने के लिए मौजूद थी। लेकिन कॉमरेड्स,
एक बहुत ही हमें ट्रेजिक एंड इस रेवोल्यूशन का नज़र आता है, और जिसमें बेसिकली जहाँ एक तरफ मजदूर जो है वो फैक्ट्रियों पे कब्जे कर रहे थे सारे रेवोल्यूशन के दौरान, और जो किसान थे वो जागीरों पे कब्जे कर रहे थे, तो हमें जो स्टालिनिस्ट ब्यूरोक्रेसी है और उसका जो टूल था फॉरेन पॉलिसी का कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, वो ये लाइन लेती हुई नजर आती है कि कम्युनिस्ट पार्टी अभी चीन में जो है वो प्रोलतारी इनकलाब का वक्त नहीं आया, अभी चीन को जो है वो सरमायादारी के कुछ अरसे से जो है वो एक लंबे अरसे से गुजरना पड़ेगा, और जब एक सनती तरक्की याफ्ता चीन बन जाएगा तो उसके बाद हमें सोशलिज्म की जानिब जो है वो सफ़र करना पड़ेगा। और क्योंकि ये एक बूर्जवा रेवोल्यूशन है, इसके जो फ़राइज़ हैं वो एक सरमायादाराना इनकलाब के हैं। मसलन के सरमायादाराना इनकलाब के क्या फ़राइज़ हैं? साम्राज्य मुदाखलत का ख़ात्मा किया जाए, ज़रूरी सवाल को, किसानों के सवाल को हल किया जाए, जो यूनिफिकेशन है, एक नेशनल यूनिफाइड चाइना को बिल्ड किया जाए, कि रिपब्लिक बनाई जाए, डेमोक्रेटिक राइट्स दिए जाए। क्योंकि ये सारे के सारे जो फ़राइज़ हैं वो बिल्कुल सही बात है, वो एक बूर्जवा डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन के फ़राइज़ हैं। लेकिन क्या सोवियत ब्यूरोक्रेसी वो 1917 के इनकलाब का एक्सपीरियंस भूल गई थी कि 1917 के इनकलाब में भी क्या यही सवालात मौजूद नहीं थे जो कि 1925 में जिन सवालात का चीन को सामना करना पड़ा था, और उसके ऊपर लेनिन का, ट्रॉट्स्की का या बोल्शेविक पार्टी का क्या तरीकाकार था, उनका क्या नज़रिया था, और किस तरीके से फरवरी के डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन को एक परमानेंट रेवोल्यूशन के ज़रिए अक्टूबर 1917 में जो है वो प्रोलेटारिया की आमरीत और पहली दुनिया की मजदूर रियासत कायम की गई थी। तो हमें नज़र आता है कि एक इस सारे अरसे में जो चीन का इनकलाब एक दूसरा लिटमस टेस्ट था सोवियत ब्यूरोक्रेसी का। पहला इनकलाब जर्मनी का इनकलाब था जो कि 1919 वाला इनकलाब नाकाम हुआ, जो 22 से 23 वाली इनकलाबी लहर थी वो नाकाम हुई, और जो सबसे बड़ा पहला बिट्रेयल हमें नज़र आया वो चीन के इनकलाब में नज़र आता है कॉमरेड्स, कि बजाय ये कि मजदूरों को जो है वो मुनज़्ज़म किया जाता, उनको जो है सोवियट्स बनती, उनको जो है वो इंडिपेंडेंट एक रोल दिया जाता, पेजेंट सोवियट्स बनती और इनके ऊपर मुश्तमिल एक नई मजदूर रियासत के ढांचे तश्कील देते हुए इक़्तिदार पर कब्जा किया गया। कोमिंटान की जानिब से कहा गया, स्टालिन और बुखारिन की जानिब से कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बूर्जवा डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन है, आपने इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना, बल्कि आप ऐसा करें कि कोमिंटान के साथ शामिल हो जाएं, वो पार्टी जो कि एक बूर्जवा पार्टी है, और उसके लिए जो है वो एक प्रोग्रेसिव बूर्जवाजी की एक तख्लीक की गई, तरक्की पसंद सरमायादारी की। ये तरक्की पसंद सरमायादार तबके का एक इस्तिलाह घड़ी गई, और उसको फिर फिट किया गया कुमिंटांग के ऊपर कि कुमिंटांग जो है वो इम्पेरियलिस्ट जो बैकर्स हैं जिस बूर्जवाजी के, कि वो बूर्जवा तबका जिसको जो है वो सरमायादारी के या उसके डायरेक्टली जो है वो उसके जो है वो सपोर्ट करते हैं या जो फॉरेन कैपिटल जो है वो ओन करते हैं, उसके मुकाबले में जो कौमी बुर्जवाजी है वो एक तरक्की पसंद किरदार अदा कर सकती है, और इसका जो है वो जो नया आने वाला इनकलाब होगा उसके ऊपर इसका एक मेन किरदार बनेगा। और इसलिए जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी को ये कहा गया कि वो कुमिंटांग के साथ शामिल हो जाए। प्रैक्टिकली कम्युनिस्ट पार्टी चाइना को डिसॉल्व करके कुमिंटांग के जो है वो ताबे कर दिया गया, और उसमें हुआ क्या, और बाकायदा स्टालिन की जानिब से चियांग काई शेक को ऑफर किया गया कि आपको कम्युनिस्ट पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो है वो मेंबर बनाते हैं, ठीक है। और इसका कॉमेड अख्ताम क्या हुआ, एंड पे ये होता है कि जिस दिन अप्रैल 1927 में चियांग की फोर्सेस शंघाई में एंटर होती हैं, तो एंटर होते साथ सबसे पहले कम्युनिस्टों का कत्लेआम करती हैं। जो वर्कर्स ने फैक्ट्रियों पर कब्जे किए हुए थे उनके ऊपर उनका जो है वो कत्लेआम किया जाता है। जिन पेजेंट्स ने ज़मीनों पे कब्जे किए हुए थे उनका कत्लेआम किया जाता है, और शंघाई को उस दिन पूरे शंघाई को जो है वो खून में जो है वो डुबो दिया जाता है। और ये स्टालिनिस्ट जो ब्यूरोक्रेसी की एक जो अपॉर्चुनिज्म था उसका इजहार, उसकी कीमत जो है वो चीनी मेहनत कशों को, चीनी इनकलाब को अपने जो है वो खून से जो है वो चुकानी पड़ती है। अब इस सारे अरसे में कॉमर्स बजाय ये कि इस इनकलाब से सीखा जाता कि इस इनकलाब कैसे नाकाम हुआ, इसकी नाकामी की वजूहात क्या है, और किस तरीके से जो है वो अगला पर्सपेक्टिव को बिल्ड किया जाता। और उसके बाद भी 25 के 27 के बाद जब शंघाई मैसाकर के बाद शंघाई का जो सारे का सारा कत्लेआम किया गया और चियांग ने प्रैक्टिकली इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया, और इक़्तिदार पे कब्जा करते साथ ही जो है वो कम्युनिस्टों का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के कैडर्स का, वर्कर्स का, ट्रेड यूनियन लीडर्स का जो है वो कत्लेआम किया। बजाय ये कि इसके इसबाक हासिल किए जाते, उन्होंने स्टालिन और बुखारन का जो धड़ा था कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में उसकी जानिब से ये कहा गया कि आप नहीं ये तो कोई गलती हो गई होगी। इनिशियली कॉमरेड्स ये फैक्ट्स हैं, ये कहा गया कि ये कोई गलती हो गई होगी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जिसकी वजह से जो है
ये सारे का सारा कत्लेआम हुआ। आप इसी पॉलिसी को यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी कुमिंटांग के साथ अपनी जो कॉपरेशन है उसको बरकरार रखे। लेकिन जब खबरें निकलना शुरू हुई और सोवियत यूनियन तक खबरें आना शुरू हो गई कि इनकलाब वाकई तौर पे जो है वो नाकाम हो गया है, तो फिर उन्होंने जो है वो दूसरी पोजीशन पे जाके खड़े हो गए। पहले अपॉर्चुनिस्ट पोजीशन थी कि बूर्जवाजी के ताबे जो है वो चीनी मेहनत कशों को कर दिया, जिन्होंने आते साथ सबसे पहले मेहनत कशों का कत्लेआम किया। और उसके बाद ये लाइन ली गई कि अभी चीनी इनकलाब नाकाम नहीं हुआ, बल्कि हम जो है वो एक सब्जेक्टिव एफर्ट के जरिए रेवोल्यूशनरी एविडेंस को तलाश करें, इनकलाबी सबूतों को तलाश करें और इनकलाब को जो है वो एक हायर प्लेन पे लेके जाके एक नई जो रेवोल्यूशनरी टाइड है उसका जो है वो आगाज करें। इस सारे लफाजी में कि उसमें कहा यह जा रहा है कि इनकलाब नाकाम नहीं हुआ, हम अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर रहे हैं। कुमिंटांग हमारा अब दुश्मन बन गया, अब हमारा दोस्त नहीं रहा। जो चियांग का शक है हमारा दुश्मन नंबर 1 है। और इनकलाब भी नाकाम नहीं हुआ, बल्कि इनकलाबी सबूतों को तलाश किया जाए और उसको तलाशते हुए उनको तलाश के अगर किसी जगह से मिल जाते हैं तो उनको एक्सप्लॉइट करते हुए चियांग के खिलाफ जो है वो एक नई जो है वो मसल्ला सरकशी के लिए जो है वो तैयारी की जाए। इस पूरे सारी लाइनों में कहीं आपको मेहनत कशों का, कहीं किसानों का लफ्ज मिला हो। सारे के सारे एक सब्जेक्टिविज्म है कि ऑब्जेक्टिव रियलिटीज से बिल्कुल कटी हुई एक मुजर्रद एब्स्ट्रैक्ट लाइंस हैं और एक अपनी ख्वाहिशात का इजहार है जो है वो स्टालिनिस्ट जो कमिंटान था कि प्रैक्टिकली रेवोल्यूशन डिफीट हो गया। और जब भी इनकलाबात नाकाम होते हैं कॉमर्स, जहाँ एक तरफ वर्किंग क्लास को उसकी एक हैवी जो है वो भारी कीमत चुकानी पड़ती है, तो फिर आपको नए पर्सपेक्टिव, नई स्ट्रेटजी, नए टैक्टिक्स बिल्ड करने होते हैं और सबसे बढ़ के इनकलाबात की नाकामी से इसबाक हासिल करने होते हैं। बल्कि इससे कुछ सीखने के बजाय एक दूसरी इंतहा पे जाके खड़े हो गए कि एक कम्युनिस्ट पार्टी अपनी फोर्सेस के ऊपर जो है वो चियांग के खिलाफ जो है वो एक मसल्ला सरकशी का आगाज करे। कम्युनिस्ट इनकलाब करना कम्युनिस्टों का फरीजा नहीं है, इनकलाबी तहरीकें बनाना भी कम्युनिस्टों का फरीजा नहीं है। मासिस अपने जब वक्त आता है वो हरकत में आते हैं, वो इनकलाबी तहरीकों में निकलते हैं, वो इक़्तिदार पे कब्जा करने की तरफ जाते हैं। उनको नारों से, प्रोग्राम से लेस करना, उनको आगे का रास्ता दिखाना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनकी जो है वो क़यादत करना, ये कम्युनिस्टों का काम है। लेकिन इससे हम क्या होता देख रहे हैं कि हम इनकलाब को पहले तलाश करें, कहीं अगर मिल जाए तो उसको जो है वो चियांग के खिलाफ जो है इस्तेमाल किया जाए। एक दूसरी इंतहा की तरफ हमें जो है वो जाते हुए जो स्टालिनिस्ट ब्यूरोक्रेसी थी वो नजर आती है। और बेसिकली वो इस शिकस्त को तस्लीम ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके फिर इंटरनल जो सोवियत यूनियन के अंदर उस वक्त क्या चल रहा था, एक शदीद लड़ाई थी कि जहां एक तरफ जो ब्यूरोक्रेसी थी वो इक़्तिदार पे अपने कब्जे को जो है वो मजबूत कर रही थी और एक दूसरी तरफ और लेफ्ट ऑपोजिशन की एक स्ट्रगल हमें नजर आती है ट्रॉट्स्की की क़यादत में। और इस सारे अरसे में कॉमेडिस्ट सारे अरसे में ट्रॉट्स्की जो है वो सही और दुरुस्त मार्क्सी नज़रियात का जो परचम है वो अलम और थामे हुए हमें नजर आता है। और एक बहुत एक हम ये कहें कि एक आइडियोलॉजिकल ट्रेजर जो ट्रॉट्स्की ने लिखा इस सारे अरसे के दौरान, एक इनकलाबी जो खजाना जिसकी तहरीरों की शक्ल में जो लेफ्ट ऑपोजिशन की सारी स्ट्रगल थी इस सारे अरसे के दौरान, स्टालिन जो एक ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो रही थी रशियन रेवोल्यूशन की और उसका जो बैरूनी इजहार हो रहा था वो इनकलाबात की जो है वो अपॉर्चुनिस्ट पॉलिसीज की वजह से नाकामी की शक्ल में हो रहा था। और ट्रॉट्स्की की कॉमेंट क्या पोजीशन थी सारे अरसे में? ट्रॉट्स्की की वही पोजीशन थी जो 1917 में अप्रैल थीसिस के बाद लेनिन की पोजीशन थी कि बुनियादी तौर पे कॉलोनियल रेवोल्यूशंस के हवाले से क्या सवाल था। और ये कोई नया सवाल नहीं था, ये सवाल 1917 के इनकलाब ने हल कर दिया था। वो सवाल ये था कि क्या तरक्की याफ्ता ममालिक में प्रोलतारिया की फतह से पहले जो पसमानदा या जो नौबादियाती ममालिक हैं उधर प्रोलतारिया फतह याब हो सकता है या नहीं हो सकता। अप्रैल 1917 से पहले लेनिन की भी यही पोजीशन थी कि फतह याब तो नहीं हो सकता, लेकिन जो यहाँ रूस के इनकलाब के हवाले से जो लेनिन का पर्सपेक्टिव था वो यही था कि प्रोलतारिया की क़यादत में पेजेंट्री को साथ मिलाते हुए एक डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन किया जाएगा और पेजेंट्री और प्रोलेटेरिएट की एक जमहूरी आमरीत कायम की जाएगी। ये पोजीशन थी। मोन्शवेक्स की क्या पोजीशन थी कि क्योंकि ये एक बुर्जुआ रेवोल्यूशन है और इसलिए इसकी क़यादत भी बुर्जुबाजी करेगी और वर्कर्स के इसमें कोई रोल नहीं, उसे जो है वो बुर्जुबाजी के जो है वो साथ जो है वो देना चाहिए। और कॉमेंट्स बेसिकली यही एक आइडियोलॉजिकल बैटल थी रशियन रेवोल्यूशन के दौरान जो कि 1917 के इनकलाब के बाद हल हुई थी कि जब
अप्रैल 1917 में जब लेनिन रूस में पहुंचा था तो वो उन्हीं पोजीशंस पे खड़ा हुआ था जहां 1905 के दौरान ट्रॉट्स्की खड़ा हुआ था। ट्रॉट्स्की ने 1905 के दौरान जब अपना थीसिस लिखा था कंबाइन एंड अनइवन डेवलपमेंट का, ट्रॉट्स्की वाज द फर्स्ट पर्सन इन हिस्ट्री कि जिसने ये कहा था कि तरक्की याफ्ता ममालिक में प्रोलतारिया की फतह से पहले रूस का प्रोलतारिया इक़्तिदार पे कब्जा कर सकता है। उसका मजाक उड़ाया गया था और ये फिर हिस्टोरिक एक्सपीरियंस था कि लेनिन भी उसी पोजीशंस पे पहुंचा और बाद में उन दोनों की क़यादत में रूस में जो है वो पहली मजदूर रियासत कायम की गई। और बेसिकली जो फरवरी इनकलाब था 1917 के, जो रूस का जो 19 फरवरी का 1917 का इनकलाब था, वो एक बूर्जवा रेवोल्यूशन था जिसमें जो है वो बादशाहत का खात्मा किया गया था, लेकिन प्रोसेस उधर तक रुका नहीं था। और ये बोल्शेविक पार्टी ने अपने नारों के मदद से, अपनी एक आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से एक परमानेंट रेवोल्यूशन की जो थ्योरी थी ट्रॉट्स्की की, उसका एक प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ था 19 अक्टूबर 1917 में, जिसने वाकयात में और इनकलाब में जो है वो अपनी दुरुस्तगी को जो है वो साबित किया था। लेकिन इसी ब्यूरोक्रेसी ने 1924 और 25 के और उसके बाद आते आते वो लेनिन की जो पुरानी पोजीशन थी 1917 से पहले वाली, जिसे लेनिन खुद कह चुका था कि इसकी कोई हैसियत नहीं रखती, उसे जो है वो संदूकों से निकाला और उसको जो है वो दुनिया के इनकलाबात के ऊपर जो है वो मुसल्लत करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने मुल्क के लिए भी, सोवियत यूनियन के लिए भी वही पर्सपेक्टिव दे रहे थे कि हमें इनकलाबात की, आलमी इनकलाब की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें जो है वो एक मुल्क के अंदर जो है वो सोशलिज्म को तामीर किया जा सकता है। और बल्कि ये बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो ये भी कहा गया कि हम सोशलिज्म का अरसा ख़त्म हो गया, बल्कि हमने कम्युनिज्म की, जब बुखारन जब खुर्शफ जब आया तब ये कहा गया कि हमने कम्युनिज्म की जानिब जो है वो अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया गया है। तो बेसिकली ट्रॉट्स्की की वही पोजीशन थी 1925 से 27 के दौरान, जो कि 1917 के इनकलाब के ऊपर जिन नज़रियात की दुरुस्तगी साबित हुई थी कि वो ममालिक जहाँ सरमायादाराना इनकलाबात नहीं हुए, जहाँ सरमायादारी साम्राज्य औजार के तौर पे आई है, वहाँ की जो बुर्जवाजी है, वहाँ का जो सरमायादार तबका है वो इंतहाई पसमानदा है। वो एक तरफ फॉरेन जो कैपिटल है, जो फॉरेन पावर्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरी तरफ वो जो एग्रेरियन क्वेश्चन है, जो पुराने जो किसानों का सवाल है, उसको भी हल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी को चैलेंज करना पड़ेगा। जब प्रॉपर्टी को चैलेंज करने की बात आएगी तो फिर ये सवाल सिर्फ लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी को या पेजेंट जो एग्रेरियन प्रॉपर्टी उस तक नहीं रुकेगा, फिर जो है बुर्जुआ प्रॉपर्टी के ऊपर भी जो है वो सवाल उठेगा, फिर पैटी बुर्जुआजी के ऊपर। उन्होंने कहा कि पैटी बुर्जुआजी वैसे ही इन ममालिक के जो दरमियाना तबका था वो सरमायादारी ने आते वैसे ही ख़त्म कर दिया, और पेजेंट्री वैसे ही, जो पेजेंट्री जो है वो कोई एक प्रोग्रेसिव रोल अपनी मखसूस साख्त की वजह से, अपनी प्रोडक्शन में किरदार की वजह से वो पेजेंट अपराइजिंग्स तो हो सकती हैं, लेकिन वो पूरे के पूरे खित्ते को अपनी एक साथ जोड़ते हुए किसी एक प्रोलतारी जो है वो इनकलाब की जानिब नहीं बढ़ सकते। और ये ट्रॉट्स्की की बेसिकली उसी वक्त पोजीशन थी। और इसी सारे अरसे के दौरान, कॉमर्स टाइम मेरे पास कम है, कि जब इस इनकलाब को तलाश करने का कहा गया तो वो शहरों में तो वर्किंग क्लास वैसे ही ख़त्म हो गई, चियांग ने ख़त्म कर दिया, इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो गई। तो इस सारे अरसे में फिर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी उसका जो रुख हुआ वो जो है वो देहातों की तरफ उन्होंने अपना रुख करना शुरू किया, क्योंकि उधर एक पेजेंट आर्मी बना के गुरीला वारफेयर के ज़रिए और चियांग की फ़ौजों पे या जो सरकारी इमारात पे जो है वो हमले करके ये दिखाया जा सकता था कि रेवोल्यूशन अभी कंटिन्यू हो रहा है। और ये बेसिकली जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की या स्टालिन की एक अपनी डीजनरेशन के बायस एक जो उसके जो अल्ट्रा लेफ्टिज्म था, उसने जो है वो माओइज्म के जो है वो आगे उसकी जो है वो राह हमवार की थी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की जो सारी की सारी जो अप्रोच थी वो वर्किंग क्लास एरिया से हट के जो है वो शिफ्ट हो गई थी रूरल एरियाज़ के ऊपर, जो है वो पेजेंट्स के ऊपर जो सारी की सारी शिफ्ट हो गई थी। और इसी गुरीला आर्मी के ज़रिए जो है वो जो बेसिकली जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी थी वो एक पेजेंट आर्मी थी, और इसी के ऊपर एक बोनापार्टिस्ट तरीके से उसने जो है 1949 के जो है वो इनकलाब के ऊपर, इनकलाब के दौरान जो है वो इक़्तिदार पे कब्जा किया था। और बेसिकली कॉमरेड्स जब 49 में जिस वक्त माओ डिस्कशंस कर रहा था एक कोलेशन गवर्नमेंट बनाने के लिए, दुनिया में एक शख्स था जिसने ये कहा था कि माओ जो है वो एक बोनापार्टिस्ट तरीके के ज़रिए एक मजदूर, एक मसक शुदा मजदूर रियासत जो है उसको बनानी पड़ेगी, ये नहीं कि वो बनाएगा, बनानी उस पर मजबूर होगा। और वो शख्स था टेड ग्रांट, जिसने कहा था कि ये जो कोलेशन गवर्नमेंट की बातें की जा रही हैं, 49 में टेड ग्रांट ने कहा था कि ये जो कोलेशन गवर्नमेंट की बातें की जा रही है, ये हंडिया जो है वो बीच राहे में फूटेगी और माओ को जो है वो
एक बोनापार्टिस्ट तरीके से बुर्जुआजी के खिलाफ और जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके खिलाफ जो है वो एक्ट करना पड़ेगा, और जो है वो एक प्लान्ड इकोनॉमी की जो है वो बुनियाद रखनी पड़ेगी। और तारीख ने माओ जो टेड के इस पर्सपेक्टिव को जो है बिल्कुल दुरुस्त साबित किया। और हमने देखा कि माओ ने फिर 49 के रेवोल्यूशन के बाद जो सारी कोलेशन गवर्नमेंट का वो तो सारे के सारा काम मुकम्मल नहीं हो सका, बल्कि उसने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखते हुए एक जो है वो एक नेशनलाइज प्लान्ड इकोनॉमी की बुनियाद रखी, जिसने जो है वो चीन को कॉलोनियल रमेन से, फ्यूडल रमेन से उठा के जो है वो आज जिस चीन और आज की जो चीनी ब्यूरोक्रेसी जिस ताकत की बिना पे, जिस रिजर्व्स की बिना पे वो अमेरिका के साथ मुकाबले में खड़ी, बेसिकली वो उसी नेशनलाइज्ड प्लान्ड इकोनॉमी की मनसूबाबंद मैशत की हासिलात थी, जिन्होंने उसे एक पढ़ी लिखी और एक तरक्की याफ्ता और एक स्किल्ड और सस्ती चीप लेबर जो है वो चीन के अंदर जो है वो तख्लीक की। और इसी की बुनियाद पे जब बाद में कल्चरल रेवोल्यूशन का हमें सारा फिनोमेना नजर आता है, मैंने साइनो सोवियत स्प्लिट के ऊपर बात की थी कॉमर्स, और मैंने बात की थी कि जब 45 का एंड हुआ था और माओ को कहा गया था कि वो चियांग के साथ कोलेशन गवर्नमेंट बनाए, और उन्हीं उसी बेसिस में, इन्हीं बुनियादों में जो है वो जो बाद में साइनो सोवियत चीनी ब्यूरोक्रेसी और जो सोवियत ब्यूरोक्रेसी की स्प्लिट हमें नजर आती है, वो वैसे की वैसे उसकी जो कोई आइडियोलॉजिकल रूट्स नहीं है, या बाद में जो स्टालिनिज्म और माओइज्म की जो दो धाराएं हमें अलग अलग फूटती हुई नजर आती हैं, बुनियादी तौर पे वो एक है, और बुनियादी तौर पे वो नेशनलिस्ट बुनियादों पे इनकलाब की डी जनरेशन है, कि कौमी बुनियादों पे इनकलाब की डी जनरेशन, ये स्टालिनिज्म का दूसरा नाम है, कि एक प्रोलिटेरियन इंटरनेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव को रद्द करते हुए एक अपने नेशनलिस्ट एक तंग नज़र अपनी कौमी मुफादात, ब्यूरोक्रेटिक मुफादात और ब्यूरोक्रेटिक रिसोर्सेज को जो है वो उसके दिफा के लिए, उसके मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दोनों ब्यूरोक्रेसी हमें जो है वो आपस में टकराती हुई नज़र आती है, जिसके जो है बहुत भयानक असरात जो हमें मजदूर तहरीक में नज़र आते हैं दुनिया भर की, जहाँ दुनिया भर की मजदूर तहरीकें जो है वो माओ नवाज और जो है वो पीकिंग नवाज धड़ों में हमें जो है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि माओ के बाद जब डेंग आता है, तो इसी प्लान्ड इकोनॉमी के अपने इंटरनल कंट्राडिक्शंस की वजह से उसको जो है वो मार्केट रिलेशंस को ओपन करना पड़ता है, और चीन के जो है वो सरमायादारी की जानिब लॉन्ग मार्च का आगाज़ होता है। और आज का चीन कॉमर्स वो कोई माजी का कम्युनिस्ट चीन नहीं है, ना ही जो आज की चीनी मईशत है वो कि माजी की जो है वो प्लान्ड इकोनॉमी पे मबनी कोई मनसूबाबंद मईशत है, बल्कि आज का जो चीन है वो एक साम्राज्य और सरमायादाराना चीनी रियासत है, जिसके साम्राज्य मुफादात हैं, जो कि हमें सीपैक और दीगर ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में अपना इजहार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन कॉमर्स चीनी इनकलाब ख़त्म नहीं हुआ, और चीन का मेहनत कश तबका भी ख़त्म नहीं हुआ, वो अपनी छोटी छोटी लड़ाइयों में इस वक्त सीख रहा है। हमें चीन की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा नहीं बताया जाता, अगर हम और बहुत सारा एक छुपा के रखा जाता है, और एक बहुत ज़्यादा शदीद जबर की कैफियत है चीन के अंदर इस वक्त, और कोई डेमोक्रेटिक राइट्स मौजूद नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जो खबरें आती हैं तो चीन के अंदर एक मेहनत कश तबके की तारीख जो है वो पक कर फटने को तैयार है। और जिस दिन फिर चीन का मेहनत कश तबका हरकत में आएगा, तो नेपोलियन कहा करता था कि जब चीनी हरकत में आएंगे तो फिर पूरी दुनिया इससे कांपेगी, ठीक है। तो और वो वक्त मैं समझता हूँ कि दूर नहीं है, और जिस दिन और दुनिया का जो सबसे बड़ा मेहनत कश तबका जिस दिन हरकत में आएगा, तो उस दिन दुनिया भर के जो ईवान है वो लरस कर रह जाएंगे, और वह अपनी इन्हीं दरख्शंदा रवायात से सीखेगा, वह अपने वो उन लीडरों के नज़रियात को तलाशेगा जिन्होंने उस वक्त जो है वो चीनी इनकलाब को जो है वो एक दुरुस्त सिमत दिखाने की कोशिश की थी, और एक नई सुबह का आगाज़ हो सकता है चीन में। थैंक यू सो मच।